हेलो सर। हाय। सर हमें अपने चाइल्डहुड के बारे में बताइए थोड़ा। चाइल्डहुड मतलब जैसे नॉर्मल लोगों का होता है वैसे ही था मेरा भी। ज़्यादा कुछ जैसे मस्ती करते हैं, मतलब मॉम डैड को परेशान करते हैं वैसे ही, मतलब। और थोड़ा मतलब चाइल्डहुड से ही थोड़ा मुझे ऐसा था कि कुछ कुछ मतलब बोलते हैं ना कि कुछ कुछ चीज़ों का फियर्स रहता है। ओके। तो वो फियर थोड़ा माइंड में था वो टाइम से। वो धीरे धीरे ग्रेजुएट स्कूल्स में कॉलेज में थोड़ा धीरे धीरे कम होता गया, जैसे ओके। जैसे मैं वो चीज़ करता गया वैसे वो कम होता गया। बट चाइल्डहुड वॉज अमेजिंग। तो चाइल्डहुड में आप थोड़े नोटोरियस चाइल्ड थे ऐसे आप? नोटोरियस बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं, एकदम डिसिप्लिन। एकदम मतलब डिसिप्लिन भी नहीं बोल सकते बट समवॉट। हाँ ओके, बैक ना। बेंचर भी हैं और फर्स्ट बेंचर भी। हाँ, मिडिल पिक्चर। ओके, गॉट इट। सर मुझे आपके लाइफ में सबसे बड़ी इंस्पिरेशन कौन है मेरे को उसके बारे में बताइए। सबसे बड़े इंस्पिरेशंस तो आई मीन अगर मेरे फैमिली में बात करूँ तो मेरे मॉम डैड तो है ही। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी ग्रैंड मदर, वो मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी। ओके। क्योंकि जब तक वो थी तब मुझे एक बोलते हैं ना कि जो सपोर्ट सिस्टम जो बोलते हैं ना, वो सपोर्ट सिस्टम उन्होंने काफ़ी मुझे दिया है। एंड नाउ इन द करंट इफ आई से दैट, तो उसमें मेरी वाइफ और मेरी डॉटर्स, ओके। वो दोनों मेरी इंस्पिरेशन है। ओके, नाइस सर। और सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मैं खुद ही हूँ। हाँ सर, वो तो ऑब्वियस सी बात है, हाँ। तभी हम आपको ऐसे गेस्ट बुलाए हैं सर। यस। सर मेरा एक थर्ड क्वेश्चन ये भी है कि कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए आपने डिसीजन कैसे किया? ओके। ये कहानी थोड़ी बहुत लंबी है, हाँ। बट मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ 2007 से, जब भी मैंने बी कॉम कंप्लीट किया था। ओके। सो आफ्टर दैट जस्ट ऐसे जॉब के लिए मैं कहाँ पे, मतलब आई वॉज इन द मुंबई एट दैट टाइम। तो मुंबई में मैंने जॉब ढूंढ रहा था, तो एक टाटा की एक ग्रुप कंपनी थी, तो वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया। और वहाँ पे मैं रियल एस्टेट में था। तो मतलब ऐसा था कि बाजू का जो डिपार्टमेंट है वो सेक्रेटरी लीगल डिपार्टमेंट था। ओके। तो मुझे भी इसमें काफ़ी मतलब इंटरेस्ट था कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं। ओके। फिर वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे बोला कि मैं CS हूँ, कंपनी सेक्रेटरी। और वहाँ पे एक मैडम थी, वो भी कंपनी सेक्रेटरी, शी इज डिपार्टमेंट हेड ऑफ लीगल। तो मुझे लगा कि ये प्रोफेशन मतलब करने जैसा है, कर सकते हैं। और दूसरा ये भी था कि मतलब मेरे एक कजिन मतलब ब्रदर है, ही इज अराउंड 50-65 right now. But he was company secretary earlier, and I mean he is now president and legal of one of the big company. ओके। तो उनको देख के भी मुझे ऐसा लग रहा था कि ही इज इन सम पोजिशन, तो शायद मैं भी ऐसा कुछ करूँ कि जो जिस तरह से मेरे भी कुछ पोजीशन हो आगे जाके, भले मैं कॉर्पोरेट में जाऊँ या वो ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था, बट ऐसा लग रहा था कि ये कुछ है करने जैसा है। और मेरा वैसे भी पहले से लॉ में इंटरेस्ट था। ओके। और कॉमर्स लिया था, तो मतलब मैथमेटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं था, बिकॉज मैथमेटिक्स में मुझे आज तक कुछ पढ़ा नहीं है। ओके। और तो इससे मैंने फिर लॉ, मैंने एक्चुअली HSC से स्टार्ट कर दिया था CS, बट देन फाउंडेशन दिया था, फाउंडेशन में हुआ नहीं, तो वो छोड़ दिया। फिर बी.कॉम के बाद वापस कंटिन्यू किया। एंड देन आई थिंक बोलते ना कि डेस्टिनी हम लोग को वहाँ पे बुला ही लेती है। सो देन 2009 आई स्टार्टेड अगेन। 2008 में रजिस्ट्रेशन कर लिया एंड 2009 जर्नी स्टार्ट होती CS। ओके सर, इसके अलावा मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि CA और CS दोनों में एक्चुअली फ़र्क क्या है? दोनों में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। ओनली डिफरेंस दोनों में ये है कि कंपनी सेक्रेटरी जो है दैट इज मोर ऑन लीगल साइड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस साइड। ओके। एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर मेनली जो देखते हैं ना कि फाइनेंशियल पार्ट, टैक्सेशन पार्ट जो मेनली देखते हैं, जो कंपनी का जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उसके ऊपर ज़्यादा फोर देते हैं। और कंपनी सेक्रेटरी जो वो है जो कंप्लाइंस पार्ट ज़्यादा देखते हैं कि कंपनी किस तरह से गवर्न कर रही है, कंप्लाइंस में कुछ लूपहोल तो नहीं है, कहीं पे कंपनी को डिफॉल्ट नहीं हो रहा है। सो द कंपनी सेक्रेटरी इज लाइक पिलर ऑफ द गवर्नेंस, मतलब वो दोनों के बीच में ब्रिज। ओके फाइन। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि आपको लॉ में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, बहुत ही अच्छा। तो आपने CS की जगह लॉ में LLB करने का क्यों नहीं सोचा? मैंने सोचा था, बहुत बार सोचा था, ओके। बट एक्चुअली क्या हुआ था कि CS का जर्नी स्टार्ट हो गया था। और मतलब अलॉन्ग विद आर्टिकलशिप वो सब साथ में करना रहता है। तो मैंने सोचा कि मैं बाद में कर दूंगा, बट जो बाद में सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे वो होता नहीं है। बट देन अभी ऐसा लग रहा है कि इट्स ओके, आई मीन इवन इफ इट इज CS इज आल्सो फाइन फॉर। ओके, मतलब अभी इतना अचीव कर लिया कि अब ठीक है दूसरी जगह में नहीं जाना। CS काफ़ी है, CS सब कुछ है अभी। ओके ओके फाइन फाइन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या कभी किसी और प्रोफेशन में जाने के लिए आपने सोचा था?
हाँ मतलब जैसे मैंने बोला कि मैंने लॉ में जाने के लिए सोचा था और अभी भी सोच रहा हूँ, बट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। बट अभी भी हाँ मतलब अभी है, मतलब अभी सीएस में भी काफ़ी मैंने ऐसा सोचा है कि अभी सीएस में काफ़ी सारे स्कोप आ रहे हैं, तो वो कोर्सेज में करने का सोच रहा हूँ। ओके अभी शायद मतलब मैंने यहाँ पे सूरत में आके देखा कि पीएचडी भी हो सकता है सीएस में, क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटी ने अभी वो रिकग्नाइज कर दिया है। ओके सो अभी एक इंडिया का जो कंपनी सेक्रेटरी है वो कंप्लीट करने के बाद कुछ क्राइटेरिया है कि 2-3 साल आपका मेंबरशिप कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप कर सकते हो, ओके उसी में आप आगे बढ़ सकते हो, या फिर आपको लॉ करना है तो लॉ भी कर सकते हो। बट लॉ का प्रोसीजर काफ़ी चेंज हो गया है। जब भी मैं मुंबई में था तो सीटी एग्जाम दे के हम लोग कर सकते हैं, बट अगेन वो 3 साल, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग। तो उससे अच्छा कुछ ऐसा करेंगे तो सीएस के रिलेवेंट ही हो। तो करंटली आप सीएस के अराउंडिंग की कुछ हाँ, फील्ड में देखने के लिए Yes. आप देख रहे हो। ओके फाइन। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इतनी बिजी प्रोफेशनल लाइफ के साथ पर्सनल लाइफ को आप कैसे बैलेंस करते हैं? लाइफ इज ऑलवेज अबाउट बैलेंस। प्रोफेशनल लाइफ तो है ही, तो पर्सनल लाइफ में अभी मेरी डॉटर्स है तो उनके साथ कभी कभी खेल लेता हूँ या बुक्स पढ़ता हूँ, सॉन्ग सुनता हूँ, जो कुछ अगर इंस्पिरेशन मुझे काफ़ी फैसिनेटेड है, मतलब इंस्पिरेशन बुक्स पढ़ने में और कुछ वीडियोस देखने में, तो मैं वही पढ़ता हूँ जिससे मुझे भी थोड़ा और नॉलेज मिले। और जहाँ पे कुछ स्किल सीखने जैसा अभी सीएस में नाउ एआई इज़ वेरी प्लेइंग वेरी क्रूशियल रोल, तो एआई भी काफ़ी अच्छी चीज़ है जो सीखनी पड़ती है और सीखनी पड़ेगी आगे जाके, यस इट इज बिकॉज इट इज़ वेरी मच एसेंशियल। तो वो भी कुछ ऐसे सीख लेता हूँ तो लाइक बैलेंस हो जाता है, बैलेंस होता है। और बैलेंस करना ही पड़ता है बिकॉज Okay. अभी और काफ़ी अभी बीच में नाउ आई स्टार्टेड डूइंग दिस ऑल्सो अलॉन्ग विद सीएस के साथ। सीएस है बट मैं एक प्राणी किलर भी हूँ, तो प्राणी किलिंग भी सीख रहा हूँ। मेडिटेशन है, फिर वो हीलिंग एनर्जी है, सो आई एम नोइंग अबाउट एनर्जी ऑल्सो, ओके सो इट्स अ गुड थिंग। ओके मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऑफिस के बाद आपके हॉबीज या इंटरेस्ट क्या है? ओके सबसे पहले इंटरेस्ट मेरा जो है वो मेरा खुद का पोएम लिखता हूँ कभी कभी। ओके आप पोएट लिखते हैं? हाँ मतलब गुजराती में लिख देता हूँ मैं, ओके कोई कुछ मेरा हिंदी में भी लिखी हुई है, तो कभी कभी कुछ दिमाग में आता है तो वो लिख लेता हूँ। तो अभी आपका कुछ पोएटिक ऐसा कुछ भी रेडी है कोई लाइन? नहीं अभी फिलहाल तो नहीं है, मैंने एक्चुअली कोविड के टाइम पे काफ़ी लिखा था। ओके कोविड के टाइम पे घर पे थे तो क्या करेंगे, तो कुछ ना कुछ लिख लिया। वैसे काफ़ी ऐसे मतलब एक 2018 की बात है जब भी मैं फर्स्ट टाइम सीएस में फेल हुआ था, ओह तब मैंने मतलब फर्स्ट टाइम मतलब फेल हुआ ही था, बट हाँ। वो टाइम पे थोड़ा मुझे और ज़्यादा लगा था कि यार Okay. इतना एग्जाम हो गया अभी तक नहीं हो रहा है, तो वो थोड़ा एक ये हुआ था। तो मैंने और काफ़ी ऐसे सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस आए थे लाइफ में, तो मैंने खुद एक पॉइंट लिखी थी कि खुद से खुद की लड़ाई खुद ही को लड़ना है, अभी तो युद्ध शुरू है, अभी तो आगे जाके और जीतना है। वेरी गुड सर, बहुत अच्छी लाइन बताई आपने एक बहुत ही मोटिवेशनल लाइन बताई आपने। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आज भी आपको हर दिन मोटिवेट क्या करता है? देखो मेरा अभी जैसे आपने हॉबीज में पूछा था तो उसमें मेरा रनिंग भी है, तो रनिंग जब भी मैंने स्टार्ट किया था मुंबई में, तो रनिंग ने काफ़ी चीज़ मुझे सिखाई कि आपका माइंड और हार्ट दोनों आपसे कुछ कहना चाहता है, तो आपको डिपेंड करता है कि आप क्या सुनने वाला हो उसमें, ओके बिकॉज उसमें दोनों का कोऑर्डिनेशन चाहिए। फिर ब्रीथिंग कैसी हो रही है आपकी, माइंड कैसे बात कर रहा है, तो लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जब भी आपको कभी कभी हार्ट की सुननी पड़ती है, कभी कभी माइंड की सुननी पड़ती है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप कौन सी बात सुन रहे हो। तो मतलब क्या बोलते हैं कि आपने क्या क्वेश्चन पूछा था, सॉरी। मेरा क्वेश्चन ये है कि आज भी आपको हर दिन क्या मोटिवेट तो मोटिवेट ये कर रहा है कि अभी मतलब एक ऐसा टाइम था कि जैसे 10th में मैं आपको बताऊं कि मैं फेल हुआ था मैथ्स में, उस टाइम पे मेरी बिलीफ बहुत डाउन हो गई, ओके और तभी ऐसा था ना कि अरे यार अभी सबको क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। अब 2020 में बोल रहा हूँ कि लोग को जो सोचना है सोचने दें, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो लाइक मेरा सेल्फ बिलीव अभी बढ़ रहा है, सो आई हैव कॉन्क्वर्ड दैट कि सेल्फ बिलीव जितना स्ट्रांग होगा तो उतना फियर कम होगा, उतना डाउट्स कम होगा, और वही चीज़ मुझे आगे जाके और मोटिवेट करेगी। यस बट आई वुड से इट्स इंस्पायरिंग नॉट मोटिवेशन। मोटिवेशन तो अभी हम लोग एक वीडियो देख लेंगे तो वो मोटिवेट हो जाएंगे, वो फिर बाद एक घंटे बाद rather than that we should be inspired। तो अगर मैं इंस्पायर होऊंगा दैट्स इट, तो मैं दूसरे और को इंस्पायर कर सकता हूँ। सर मुझे आपके थोड़े स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस करियर के बारे में बात करते हैं। उसमें मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि करियर का सबसे डिफिकल्ट फेज आपके लिए कौन सा था? आर्टिकलशिप। कैसे? क्योंकि वो टाइम ऐसा था ना कि लाइक अभी एक तो बीकॉम से तुरंत आए हुए हैं और कुछ सीख रहे हैं, तो वो स्टार्टिंग फेज जो होता है ना वो बहुत स्ट्रगलिंग फेज होता है। Okay. लाइक
अभी हम लोग को CS में कितना 1.5 साल आर्टिकलशिप करना पड़ता है। तो आर्टिकलशिप में अभी कंपनी से कम मुझे अभी जो नॉलेज होगा वो टाइम पे उतना नहीं था। तो अभी वो टाइम पे सेक्शंस पढ़ना है, फिर जो डॉक्यूमेंटेशन बनाना है वो बनाने हैं, कि फिर ऑडिट में जाना है। तो वो काफ़ी चीज़ें जो सीखनी थी वो टाइम पे थोड़ा ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ठीक है, धीरे धीरे वो ग्रेजुअली हो गया। सो वो थोड़ा चैलेंजिंग फेज रहता है फॉर एवरी CS एस्पिरेंट, वो चैलेंजिंग फेज रहता है, बट वंस यू गो थ्रू विद दैट इट इज ओके। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कभी ऐसा लगा कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए? बहुत बार ऐसा लगा कि यार अभी होगा नहीं होगा, बिकॉज ऐसा हुआ ना कि लाइक जब से मैंने 2010 में मैं फाइनल में था, 9 में तो आई थिंक 2 अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। Okay. और CS बनने के बाद कोई अटेम्प्ट पूछता भी नहीं है, वो पूछता है कि आप CS हो। तो 2010 से मैंने फाइनल स्टार्ट किया था, बट 2010 में पहली अटेम्प्ट में फेल, फिर 2012 में एक ग्रुप क्लियर किया, फिर ऐसा स्टेज आया कि लगातार 3-4 साल में फेल ही हो रहा था। बट पता नहीं क्या, कुछ तो शायद इट इज़ बिकॉज ऑफ सम लेक ऑफ लाइक यू नो एग्जीक्यूशन और समथिंग, बट मैंने उसके ऊपर काफ़ी इम्प्रोवाइज किया बाद में। तो आई थिंक 2015-16 में एक वापस से क्लियर हो गया। ओके, तो अभी ऐसे क्लियर होते होते मुझे थोड़ी होप्स बन रही थी कि हाँ चलो हो सकता है। बट अगेन 2020 से 22 में ऐसा लग रहा मेरा एक ही ग्रुप बचा था, और वो टाइम पे भी शायद मैंने 20 में तो कोविड की वजह से एग्जाम ही नहीं दी थी, बट 2021 में ऐसा लगा। और ऐसा होता है ना कि ये कोर्स ऐसा है ना कि मेरा फ्रेंड क्लियर हो गया, अभी मेरा कब होगा, उसको तो इतना सारे पैकेज मिल रहा है, मेरा कब होगा, इतने सारे सेल्फ डाउट, इतने सारे बोलते हैं ना फियर्स आते हैं मन में, और रोज कुछ ना कुछ होता है रोज। और जॉब में भी कभी ये भी बैलेंस करना पड़ता है, ये भी बैलेंस करना पड़ता है, तो स्टडी कब करेंगे। और ऐसा जॉब में अगर आप जॉब में हो तो 10 दिन का छुट्टी मिलता है, 10 दिन में आप कैसे स्टडीज करो। बट फिर भी मैंने वो चैलेंजिंग टास्क था तो मैंने एक्सेप्ट किया, मेरा ठीक है कोई बात नहीं। बट एक टाइम ऐसा आया कि मुझे लगा कि यार अभी एक ग्रुप बचा है, अगर अभी मैं छोड़ दूंगा तो फिर बाद में शायद नहीं होगा, मतलब। तो वो टाइम पे मुझे काफ़ी ऐसा लग रहा था कि और बोलते ना कि जब भी आप ऐसा कुछ कर रहे हो ना तभी आपको लोग बोलते हैं कि भाई तो छोड़ दे, तेरे से नहीं होगा, बोलते। और तू अभी दूसरा कुछ कर रहे है, अभी इसमें कुछ बचा नहीं है। CS में क्या कर रहा है, कुछ नहीं है। CS में नथिंग इज डूइंग, मतलब एवरीवन इज डूइंग CS। तो CA कर ले, MBA कर ले, डॉक्टर, मतलब कुछ भी नया कुछ कर ले, ये मत कर। मैं बोला यार ये नहीं होगा मेरे से, मैं अभी एक ही ग्रुप बचा है, मैं करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो एक सेल्फ बिलीफ थी अंदर, वो कॉन्फिडेंस लोगों का सुन के ऐसा कभी हम लोग सोच रहे थे कि अरे यार छोड़ देंगे तो 2 क्वेश्चन होते हैं, छोड़ना भी नहीं है और छोड़ देंगे तो क्या होगा। वो 2 क्वेश्चन होता है, वो बोलते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट होता है माइंड में। बट मैंने सोचा नहीं, छोड़ना नहीं है, कैसे करके मैंने फिर बाद में यूट्यूब वीडियोस देखना चालू किया, रैंकर्स का देखना चालू किया, वो कैसे पढ़ते हैं, तो उनको कैसे मार्क्स आता है। क्योंकि CS ऐसा कोर्स है कि जहाँ पे आप लोग 5 मार्क के लिए भी फेल हो सकते हो, 1 मार्क के लिए भी लोग फेल होते हैं। सो इट इज़ लाइक इट्स नॉट दैट ईजी। वो कॉन्फिडेंस रहना जरूरी है। तो वो टाइम ऐसा काफ़ी बार ऐसा लगा कि यार अभी छोड़ देना है, बट अंदर की जो आवाज़ होती है ना कि भाई नहीं छोड़ना है, क्योंकि आगे जा, और शायद ये गॉड प्लान होने, क्योंकि उनका प्लान है कि भाई तेरे को CS बनना ही है, चाहे तो कितना भी कर लेते। CS के लिए छोड़ रहे हैं, वो बोलते हैं ना कि कुछ बड़ा करने से पहले वो आपको बहुत निचोड़ लेता है। तो वो CS होना ही था, लिखा ही था पहले से। तो देन अल्टीमेटली अगस्त 23 में हो गया मेरा। वेरी सर, मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि फेलियर या रिजेक्शन को आप कैसे हैंडल करते हैं? फेलियर और रिजेक्शन को, मतलब जब भी मैंने एक्चुअली स्कूल से लेके जब तक मेरा CS नहीं होता तब तक मैं उसको ऐसा दिख रहा था कि दे आर माई एनिमीज, मतलब लाइक एनिमीज इन द सेंस कि उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मेरा क्यों नहीं हो रहा है, व्हाई मी। अब ऐसा लग रहा है कि उस टाइम जब उसका प्लान था कि भाई तेरे को फेलियर रिजेक्शन इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम अंदर से टफ बने, अंदर से तेरा वो डाउट क्लियर हो। और अब आज मुझे ऐसा लग रहा है कि फेलियर एंड रिजेक्शन आर द फ्यूल ऑफ सक्सेस, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो मैं शायद CS नहीं हूँ, या मैं जो अभी कर रहा हूँ वो नहीं कर। तो फेलियर एंड रिजेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वो फेलियर उसी से आदमी इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ जर्नी, वो जर्नी है, वो प्रोसेस ही है। और मैंने मेरी बुक में भी लिखा है, जो मैंने बुक लिखी है मेरी खुद की, Amazon Kindle पे है।
फ्रॉम जर्नी फ्रॉम फेलियर टू फेथ। Oh. तो फेथ अपने आप पे रखना पड़ेगा, हम्म। कॉन्फिडेंस तो ऐसे ही बढ़ता है, जितना स्ट्रॉन्ग फेथ होगा उतना कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा हाँ। और उतना फेलियर से ज़्यादा डील कर सकते हैं। हम्म। पर आजकल के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अरे फेल हो गए छोड़ो यार नहीं कर, वहीं पे गिव अप कर देते हैं, हाँ, कई लोग तो मैंने देखा है कि वो सुसाइड भी करते सुसाइड भी कर, बट उनको कोई समझाने वाला नहीं, उनको कोई मेंटरिंग करने वाला नहीं। देयर हैज टू बी समवन हू कैन गाइड दैट कि भाई फेलियर इज अ फ्यूल, हैं। जो आप उसको फ्यूल की तरह देखो, जैसे बाइक में पेट्रोल डालना पड़ता है ना, हाँ। तो वैसे लाइफ में अगर सक्सेस होना है तो फेलियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। तो काफी सारे ऐसे लोग हैं जो फेल होने के बावजूद भी काफी सक्सेसफुल मिली हो। देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स इन लाइफ। Yes. So failure is a process. Yes. You have to accept it. Accept and keep doing yourself, whatever you're doing. एक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है कि सेल्फ डाउट से बाहर कैसे निकले? सेल्फ डाउट एक ऐसी चीज़ है ना कि जो एक बार आपके मन में घुस गया फिर वो निकलता बहुत मुश्किल से। तो उसके लिए मेन चीज़ आपको ये करनी पड़ेगी कि यू हैव टू कीप कंटिन्यूसली हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ ऑन योरसेल्फ एंड अल्माइटी, क्योंकि आपका उनका कनेक्शन जो है ना वो तभी बढ़ रहा है और उनके ऊपर फेथ करते हो। और उन्होंने आपको यहाँ पे धरती पे भेजा है तो कुछ करने के लिए भेजा हो, डेफिनेटली। बट आप ऐसा बोल दोगे कि यार मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं होगा, और वो बात सुनते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। अपना खुद का सुनना पड़ेगा और इतना कॉन्फिडेंस, भले ही आपको कॉन्फिडेंस ना हो बट ग्रेजुअली यू हैव टू इंस्पायर योरसेल्फ बाय डूइंग सम एक्टिविटी, जैसे कि मेडिटेशन है, ध्यान देना है या एक्सरसाइज करना है, कुछ भी जो ऐसा करो कि जो आपको सही लगता अच्छा लगता है, तो दैट विल गिव यू अ फोकस कि हाँ चलो ठीक है, अगर इसमें भी एक कर सकते हो इसमें भी एक कर ही सकते हो। यस। सो दैट सेल्फ डाउट जो है ना वो सेल्फ बिलीफ में कन्वर्ट हो जाएगा, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ फेथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सेल्फ डाउट को बिलीफ में कन्वर्ट करना है, और बिलीफ तभी स्ट्रॉन्ग होगी जब आप खुद से कुछ करोगे। यस। ओके, आपके अकॉर्डिंग रेजिलियंस कितनी इंपॉर्टेंट है? रेजिलियंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे वो आप लाइफ में हो या कोई जॉब में हो या कोई भी करियर में हो, रेजिलियंस के बिना आप कुछ कर नहीं पाओगे। मतलब काफ़ी ऐसी सिचुएशन आती है कि जब भी बोलते हैं ना कि एक सिचुएशन आपके सामने आती है, मतलब एकदम टफ सिचुएशन है, तब उस टफ सिचुएशन में आपका जो रेजिलियंस पावर है ना वो आपको डिसीजन मेकिंग में काम करता है कि भाई ये चीज़ है, ये अगर मैं नहीं करूँगा तो क्या होगा, और अगर ये हो गई तो क्या होगा। ओके। सो आप दोनों साइड देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड। सो दैट्स वाई रेजिलियंस ये एक वर्ड है, बट एक्चुअली आपका जो बिलीफ है ना उस काम के लिए या उस पर्टिकुलर समझो कोई स्टूडेंट स्टडी कर रहा है, तो उसमें रेजिलियंस तब काम आता है जब वो बार बार गिरता है, और बार बार गिरने के बावजूद भी उसके ऊपर एक कॉन्फिडेंस है कि नहीं ये मैं करके रहूँ। अगर थॉमस एडिसन में, अल्बर्ट आइंस्टाइन में रेजिलियंस नहीं होता तो आज वो बड़े साइंटिस्ट नहीं होते, आज हम उनकी किताबें नहीं पढ़ते, या फिर वो जेफ बेजोस गैरेज में जो गैरेज से काम स्टार्ट किए थे, तो आज वो अमेजोन के इतना ओनर नहीं होता है, या एलन मस्क इतना स्पेस में नहीं जा सकते। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ रेजिलियंस, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ रेजिलियंस। और जो स्टूडेंट प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं जैसे सीए है, सीएस है, फिर एमबीए है, कोई भी कोर्स है, तो उसमें वो तो ज़रूरी है भाई, क्योंकि वो टफ है, एकदम टफ है। और अभी रिसेंटली मैंने एक पढ़ा था कि जो जितने भी 8 कोर्सेज है उसमें सीए, सीएस, एमबीए और डॉक्टर, एमबीबीएस सब कुछ आ गया, और इवन दिस आईपीएस, और सीएस तो आईपीएस आईएएस से भी टफ है। ओके, तो उसमें तो अभी आप रेजिलिएंट नहीं रखोगे तो नहीं हो पाएगा, एंड दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट प्रोफेशनल कोर्स के, और वो आपको लाइफ में पुश कर, और दूसरी वो आप पे टेस्ट कर, और टेस्ट तो होगी आपकी भाई, लाइफ में भी होगी और इसमें भी होगी, पर उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसको किस तरह से देखे तो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मोस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस दोगे? अभी उनके लिए तो सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट एडवाइस ये है कि मेरी फोकस करो, फोकस उसी चीज़ पे करो जो आपको करना है, ओके, उस पर नहीं जो आपको नहीं करना है। लाइक अभी फोकस, अभी एग्जाम आ रहा है, समझो जून और दिसंबर में हमारा एग्जाम होता है, तो आप अप्रैल में मई में स्टार्ट करोगे तो कोई मतलब नहीं होगा, अप्रैल से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, या इवन बिफोर दैट आपका फरवरी में रिजल्ट आया, मार्च में समझो 15 दिन आपने ब्रेक लिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, अगर फेल हुआ है इट्स ओके, पास हो गए तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर कुछ ऐसा हो कि रिजल्ट प्रॉपर नहीं है तो ठीक है, 10-15 दिन का रेस्ट लो, मार्च में वापस स्टार्ट करो,
बट रिस्टार्ट करो, कंटिन्यू डूइंग इट, रिस्टार्ट करना पड़ेगा। और सबसे कोई इम्पोर्टेंट बात है कि स्टडी के टाइम पे सिर्फ स्टडी करो, ओके बिकॉज दैट विल इन्हेंस योर फोकस। क्योंकि मेरे साथ भी काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि स्टडी के टाइम पे बहुत बहुत कुछ ऐसे दिमाग में सोच आते हैं, अरे यार ये होगा तो ये होगा तो ये होगा, तो काफ़ी सारे, क्योंकि इतना टाइम से हो नहीं रहा है तो डाउट्स भी क्रिएट होता है। और डाउट की वजह से हम लोग का माइंड ऐसा काम करता है ना कि मतलब कुछ चाहिए हम लोग, तो फिर हम लोग कुछ क्रेविंग में मतलब कुछ खा लेते हैं, या टीवी देखने लग जाता है, या सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करते हैं। बट अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू मच। हाँ तो उससे अच्छा है कि आप पूरा प्लान बनाओ कि आपको कैसे क्या करना है, एग्जीक्यूट करो उसके अकॉर्डिंगली, और वो टाइम पे सोशल मीडिया को कम्प्लीटली ऑफ करो। ओके आजकल के स्टूडेंट्स में वो सब चीज़ नहीं है, बट करनी पड़ती है, क्योंकि अल्टीमेटली उनको ही क्लियर करना है, अल्टीमेटली उनको ही आगे जाके कुछ करना है। वो ठीक है, वो सब है, इट्स ओके, वो जहाँ पे है वहाँ पे रहने दो, बट एट द टाइम ऑफ यू आर डूइंग योर स्टडीज जस्ट फोकस ऑन इट। क्योंकि फोकस जहाँ पे हम लोग का फोकस होता है ना, वहीं पे हमारा एनर्जी है। यस तो इट इज़ बेटर टू फोकस ऑन दैट। तो माई एडवाइस इज जस्ट फोकस एंड ओनली फोकस, नथिंग एल्स। जैसा कि अभी आपने बोला कि एक पूरा प्लान स्केड्यूल बना के चलना चाहिए। बहुत सारे बच्चे प्लान स्केड्यूल बनाते बट दे आर नॉट फॉलोइंग दैट। नॉट फॉर इट, यस। द रीजन इज दे आर गेटिंग डिस्ट्रैक्शन हाँ, from, यस, दैट इज social media. डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी बढ़ गया है। हम्म। तो डिस्ट्रैक्शन अगर जितना कम होगा तो उतना फोकस बढ़ेगा तो दे हैव अ ह्यूज चांस टू डू समथिंग बेटर। अभी डिस्ट्रैक्शन का तो एक बड़ा रीजन आ गया AI। हाँ, अब वो पढ़ाई भी करना चाहते तो वो बोलते हाँ, वो हैं ऐसे AI आ गया। AI आ गया, तो उनका जो ब्रेन जो है वो उस हिसाब से फंक्शन करता है। ओके तो वो भी अपने को फॉलो करना चाहिए। फॉलो हमको उसके ऊपर डिपेंड नहीं करना है। आप वी हैव टू मतलब जैसे हम लोग के उसमें ना कि CS और लॉ ऐसा ना कि जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है या फिर कोई केस लॉ है, वो काफ़ी सुप्रीम कोर्ट का भी ऐसा जजमेंट है कि यू हैव टू डिपेंड ऑन AI केस लॉ। वो जो साइटेशन उसमें रहता है उस पर डिपेंड नहीं करना है, तो अपना खुद का भी दिमाग लगाना है। तो आजकल के स्टूडेंट्स अगर कहते हैं कि ChatGPT में डाल देते हैं, हो गया, हाँ, हो गया। ऐसा नहीं होता है। हमको भी आज भी हम लोग डालते हैं, पर एज फॉर रेफरेंस। और काफ़ी बार कोई रिजोल्यूशन बना है तो रिजोल्यूशन उसमें ठीक है, उसने दिया है, बट बाकी पहले कोई कंपनी ने क्या किया है वो भी देखना पड़ता है, रेफरेंस लेना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम आर टॉपिक मैंने ये देखा है कि AI जो है वो मैन पावर छीन रही है। AI मैन पावर छीन रही है क्योंकि हम क्या करते हैं, हम उसमें प्रॉम्प्ट डाल देते Prompt डाल हैं, देते इतनी बड़ी ब्रीफली डिस्कशन हमको क्रिएट करके दे देता हाँ, बट दैट इज अभी क्या बोलूँ मैं, मतलब ब्रेन पावर चेंज कर रही है, मतलब उसमें ऐसा है कि 90% तो ह्यूमन पावर ही आएगा उसमें। है। मतलब मैंने जैसे बोला कि पूरा उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। अभी समझो कल उठ के मैंने कोई रिजोल्यूशन बनाया कि कंपनी का डायरेक्टर ओपन करना है, वो मैं उसमें डाल दूंगा प्रॉम्प्ट पे, और वो पूरा बना के देगा। बट मैं अगर वही कॉपी पेस्ट करके ड्राफ्ट प्रिंट करके साइन ले लूँगा, और उसमें अगर फिर कल उठ के मुझे मिस्टेक मिली, तो फिर दैट इज कॉस्ट इन कंप्लायंस टू मी एंड कंपनी एज वेल। तो वैसा वहाँ नहीं पे होना AI चाहिए। नहीं देखेगी। वहाँ पे AI नहीं देखेंगे, वहाँ पे ये देखेंगे कि जो ह्यूमन एरर है दैट इज देयर, और उसमें पूरा क्लियर हो जाता है कि ये AI से लिखा हुआ है। अभी रिसेंटली मैंने एक जजमेंट पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट में, ओके उसमें एक लॉयर ने एक पिटिशन बनाई थी, और उसमें एक लाइन थी, उसमें से जज ने पकड़ लिया कि भाई ये तो ChatGPT ने लिखा हुआ है। अभी आप सोचो कि उसका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ लॉयर का, वो तो फिर बहुत लंबा जाएगा। तो फिर इसीलिए हाँ। but that's why human intellectual is also required. मतलब जितना हो सके उतना यूज करो, हाँ। ज़्यादा नहीं। Yes. अभी हम चलते हैं आपके अचीवमेंट्स और प्रोफेशनल स्टडीज के ऊपर। मेरा उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी सबसे प्राउड अचीवमेंट कौन सी? Proud achievement as a team है मेरी। और जब भी मैं शाहपुर जी पालन जी में था मुंबई में, तो वहाँ पे दो चीज़ मिला। एक तो जहाँ पे जब भी एक मर्जर हुआ था शाहपुर जी की कंपनीज का गोदरेज के साथ, ओके गोदरेज ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है, तो उस टाइम पे मतलब मैंने और मेरी टीम ने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया था। तो देन हमारी जो CS है उन्होंने रिकग्नाइज किया था कि इट इज़ वेल डन बाय योर टीम। सो वहाँ पे एक रिकग्निशन मिला था हमको। और दूसरा ये था कि जो टाटा और साइरस स्पेसिफिक का जो केस था उसमें भी कुछ जगह पे हम लोग इन्वॉल्व थे। सो वो टाइम पे जो मेहनत की थी, तो दैट इज ऑल्सो। ओके मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि कंप्लायंस कैलेंडर बनाने का आइडिया कैसे आया?
गवर्नेंस कैलेंडर बनाने का आइडिया मुझे अभी रिसेंट एक्चुअली पहले से ही था ड्यूरिंग आर्टिकलशिप, बट वो टाइम पे क्या है कि कंप्लेंट्स के अंदर रेडी होते हैं तो सब हम लोग वही पब्लिश करके डाल देते हैं। बट कंप्लेंट्स कैलेंडर खुद से मतलब ठीक है रेडीमेड अवेलेबल है, बट खुद से अगर बनाएंगे तो हम लोग को मालूम पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर इवेंट है तो उसका ड्यू डेट कौन सी डेट में आने वाला है, और वो एक ट्रैकर रखेंगे, देन वी विल एबल टू टेल द क्लाइंट्स कि भाई ये डेट को ये है, और प्रॉम्प्ट नोटिफिकेशन आ जाएगी ये डेट को समझो भाई आज कोई एनुअल फाइलिंग की डेट है तो वो एनुअल फाइलिंग की डेट 30 सितंबर है, तो उसमें डाल देंगे 30 सितंबर आज की डेट है, तो उसको सब बता देंगे कि भाई ये डेट है, तो उसके पहले आप मुझे डॉक्यूमेंट भेज दो तो मैं उस हिसाब से आपको फाइलिंग कर देता हूँ। मतलब वो एक डेट का नोटिफिकेशन आ जाता है, नोटिफिकेशन सो दैट यू विल नॉट मिस एनीथिंग। ये एक्चुअली बेनिफिट है। और काफी जगह पे अभी तो डैशबोर्ड भी बन रहे हैं सो दैट एवरीवन हैव दैट कंट्रोल ऑफ दैट पर्टिकुलर दैट कॉम्प्लेक्स कैलेंडर, क्योंकि उसमें सिर्फ सीएस का नहीं आता है, उसमें पीएफ का भी आता है, फिर कोई कंपनीज में है तो ये इसका जीएसटी का भी आता है, सो इट इज ऑल कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्लेक्स कैलेंडर। इट इज नॉट ओनली मेड फॉर सीएस बट एवरीथिंग, पूरा ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स कैलेंडर होना जरूरी है। तो वो मैंने सोचा कि आई थिंक इट इज बेटर टू मेक इट, तो अभी मैं जो कंपनी में काम करा था उसके लिए बनाया था एक्चुअली बेनिफिट वाला बेनिफिट है। एक क्वेश्चन मेरा ये है कि वर्कशॉप और ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करना कैसे स्टार्ट हुआ आपका? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और एक्चुअली उसमें क्या है कि अभी 30 साल से तो मैं मुंबई में था, तो ऐसा कुछ था नहीं। मुंबई में तो आपको पता है कि एक लोकल से जाओ दूसरी लोकल से वापस आओ, होता है। सो ऐसा ही था, तो लाइफ वाज लाइक ठीक है। बट दिसंबर 23 में बोलते ना कि कुछ शायद प्लान बना होगा, सूरत में कुछ लिखा होगा, तो मुंबई से सूरत आ गया, शिफ्ट कर गया। स्टार्टिंग के 6-7 महीने स्ट्रगलिंग पीरियड थे, बट 2025 में सडनली मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला कि यहाँ पे मेरे जो सीएम इंस्टीट्यूट है मैंने एक अपॉर्चुनिटी दिया, जो एडीपी सेशंस रहता है मतलब जो आर्टिकलशिप के टाइम में एक ट्रेनिंग होती है, तो उसके लिए मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला कि आपको एक सेशन लेना है। तो वो सेशन मैंने लिया तो स्टूडेंट्स वर वेरी सेटिस्फाइड, तो मुझे लगा कि यार ये मैं कर सकता हूँ। तो फिर कैनेडा अवेयरनेस प्रोग्राम भी जहाँ हमारे इंस्टीट्यूट के होता है, तो भगवान महावीर यूनिवर्सिटी है, यूएनएसयू है, फिर ये माउंटेन क्लास स्कूल है मलपाड़ में, फिर वहाँ पे लांसर्स एकेडमी स्कूल है, ये 4-5 स्कूल में जाके मैंने कैनेडा अवेयरनेस प्रोग्राम लिया। फिर पीपी सवानी से मुझे इन्विटेशन आया कि आपको टॉक शो में आना है, देन आई बीन इन्वाइटेड एज अ गेस्ट और वो दैट पीपी सवानी। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये मेंटरिंग जो है वो बेस्ट है मेरे। तो फिर और बीच बीच में मतलब मैंने कुछ ऐसे वर्कशॉप भी अटेंड किए थे जहाँ पे एक बोलते ना कि पॉजिटिव माइंडसेट को कैसे क्रिएट करना है, मतलब आप क्या सोच रहे हो और क्या आप जो आप सोच रहे हो, जो आप देख रहे हो, जो आप बोल रहे हो, उस हिसाब से आपका पूरा यूनिवर्सिटी जो आपका जो इंटरनल यूनिवर्सिटी है वो क्रिएट हो रहा है, आपका वर्ल्ड ऐसे बन रहा है। और काफ़ी सारी ऐसी किताबें भी मैंने पढ़ी, बुक्स पढ़ी, लाइक वन ऑफ वन इफ आई कुड रिकमेंड वन अटेंड टू दिस एवरीथिंग बाय जेफ केलर। तो ही इज आल्सो लर्नर एंड बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर, और उसकी किताब मैंने अराउंड 5 to 6 टाइम पढ़ी, और वो पूरा मतलब अंदर से ही आ रहा है। तो आई थिंक मेंटरिंग स्टूडेंट्स मुझे ऐसा लगा कि, और दूसरा मैं प्राणी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो उसमें ऐसा बोला गया कि जितना आप सोसाइटी को दोगे उतना आपको मतलब जितना आप बोलते हैं ना कि जनरेटिंग में गुड कर्मस, तो जितना आप दोगे उतना आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है बट रिसीव होगा। सो अल्टीमेटली इट इज अबाउट गिविंग। सो एज अ सीएस मुझे भी ऐसा लगा कि मैं भी कुछ सोसाइटी को दूँ एज अ कंट्रीब्यूशन। तो आई थिंक वो मुझे ऐसा लगा कि ये करना चाहिए। तो उस हिसाब से मुझे ऑफकोर्स सीएस में तो मेरा ही, बट मुझे ये भी करना है कि मैं जितने हो सके उतने जहाँ पे भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे उनको मेंटर कर सकूँ, उनको इंस्पायर कर सकूँ, जो मेरी जर्नी है वो मैं वहाँ पे बता सकूँ कि मैं अगर ये कर सकता हूँ तो आपको भी कर सकूँ, कोई राइट पाथ मिल जाए स्टूडेंट्स को। और मेरा मेन इंटेंशन ये है कि जो स्टूडेंट्स काफ़ी, और मैंने यूट्यूब वीडियोज़ भी इसलिए बनाए कि जो फेल होता है तो उसको फेलियर्स का जो ये है स्टैंड बैक ऑफ द माइंड, हाँ वो निकालना है। ओके, तो वो एक्चुअली काफ़ी अच्छा चीज़ है। और आपने जो वर्कशॉप अटेंड की उससे आपका भी सेल्फ डेवलपमेंट हुआ, और वही एंड स्टिल इट इज स्टिल हैपनिंग, मतलब इट इज लाइफ इज अबाउट कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। सो अभी मेरा भी वही हो रहा है और मैं भी उनको वही बता रहा हूँ, जितना मैं सीखूंगा उतना मैं उनको बता पाऊंगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आज तक का सबसे सेटिस्फाइड प्रोजेक्ट कौन सा? सेटिस्फाइड प्रोजेक्ट मैंने जो बताया वो मार्जिन ऑफ मार्गोनेशन,
दैट इज Okay. मोस्ट रियलिस्टिक. ओके, तो उसमें भी जैसे एंड अदर थिंग इज जब मैंने एक ड्यू डिलिजेंस किया था महानगर गेस्ट लिमिटेड का मुंबई ओके. ड्यूरिंग माई IPO, तो वो मतलब काफ़ी चैलेंजिंग था. और बाय ग्रेस गॉड उसमें से बेसिक क्वालिफिकेशन आया था, ज़्यादा कुछ क्वालिफिकेशन नहीं आया. सो वो ऑडिट थोड़ा चैलेंजिंग था, बट आई एंजॉयड इट. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि स्टूडेंट्स को मेंटर करने के लिए आपका क्या स्पेशल मूवमेंट रहा है? मतलब कैसे मेरा ये क्वेश्चन है हाँ. कि स्टूडेंट्स को मेंटर करना आपके लिए कितना स्पेशल है? स्पेशल बहुत है. मतलब जैसे मैंने बताया कि मतलब जितना हो सके मुझे इतना कंट्रीब्यूट करना है. और स्टूडेंट से मैं मेंटर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो सेम स्टूडेंट है जैसे कुछ टाइम पहले मैं था. हाँ. तो मुझे भी किसी ने वही सिखाया हुआ है. तो मैं सोचा कि मैं भी उनको वही सिखाऊं जो मैंने सिखाया. मतलब कैसे सेटबैक से बाहर आना है, चैलेंजेस से बाहर आना है, फेलियर से बाहर आना है. तो वो जो बिलीफ मेरे में आई है वो बिलीफ मैं उनको भी वो बताऊँ. ओके. एंड फॉर दैट इज द मेन रीजन कि मुझे मेंटर करना बहुत अच्छा लगता है. तो वो आप अपने आप को देखते हो उससे यस. ताकि क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब अभी भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो उनको लग रहा है कि शायद हमसे नहीं होगा, तो हम नहीं कर पाते. वो जो नहीं कर पाते हैं वो मुझे चेंज करना है कि नहीं आप कर सकते हो. कर सकते हो. यू हैव टू हैव अ ट्रेमेंडस कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ. यू कैन डू इट. एंड आई गेस सीएस का फर्स्ट फाउंडेशन लेवल जहाँ तक हाँ. मुझे पता है, हाँ. बिकॉज आई एम आल्सो डूइंग द सीए, हाँ. सो मैंने भी थोड़े ऑल्टरनेटिव देखे थे. हम्म. तो मुझे जहाँ तक पता चला सीएस का फर्स्ट लेवल जो होता है वो ऑनलाइन ही होता है, Online. राइट? तो उसमें बच्चों को प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए? उसमें भी मतलब जो इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है वही पढ़ना है. ओके. मैं देखो अभी सीएस में क्लियर होना है ना, तो मुझे मेरे जो ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से लग रहा है कि जितना भी ICSI का जो मटेरियल है, फिर वो सजेस्टेड गाइडलाइंस हो या प्रैक्टिस बुक हो या सबसे पहला जो मेन कोर जो है वो मॉड्यूल है आपका. जो मॉड्यूल भले ही इतना 400 पेज का होता है, हाँ. बट वो पढ़ना ही पड़ता है. पढ़ना ही पड़ता है. और मिनिमम मुझे किसी ने मतलब मेरे जो फ्रेंड थे जो उन्होंने क्लियर किया था, उन्होंने मुझे बताया था कि भाई तो पूरा मॉड्यूल एटलीस्ट 3 या 4 बार पढ़ लो, सो दैट वो 3-4 बार पढ़ेंगे तो हमको दिमाग में आ जाएगा कि हाँ. अभी फॉर एग्जाम्पल कोई केस लो है, वो केस लो फिर मैंने ऐसे स्टार्ट किया कि वो केस लो में जो वो केस लो शायद एज प्रैक्टिकली मेरे साथ ही हो रहा है. अगर मैं वो प्रैक्टिकली कर रहा हूँ तो मैं क्या उसमें कंक्लूजन लाऊंगा, उस हिसाब से मैंने सोचना चाहूँ. जैसे बोलते हैं ना कि थॉमस एडिसन ने 1000 इनोवेशंस किए, हाँ. तो वैसे मैंने भी इनोवेशंस करना चालू किए Okay. कि भाई हाँ ये इस तरह से होगा तो इस तरह से कैसे होगा. मुझे एक फ्रेंड ने बताया था कि अगर पहले में डिफिकल्टीज होती है ना तो खुद के ऊपर ले लेती है तो वो ईजी हो जाता है. हाँ, वो प्रैक्टिकली समझना. प्रैक्टिकली समझना ही पड़ेगा. मेरा एक क्वेश्चन ये है कि ऐसी कोई ड्रीम अचीवमेंट जो आपकी बाकी हो अभी भी, वैसे तो बहुत बाकी है. फिर भी कुछ एग्जाम्पल? हाँ मतलब अभी मेरी जो मेन ड्रीम है कि जो मैं वर्कशॉप ले रहा हूँ वो तो मुझे कंटिन्यू करना ही है. गुजरात में, मुंबई में, और इफ बाय गॉड ग्रेस इट हैपेंस देन ग्लोबल आल्सो. ओके. मेरा एक विजन है दुबई में करने का. और सीएस का जो है उसमें भी मतलब मेरा एक विजन था कि मुझे यूके का सीएस करना है. ओके. चार्टर्ड सेक्रेटरी. ओके. उसका मतलब जस्ट एज अ वैल्यू एडिशन, तो वो भी मैं सोच रहा था, बट आई थिंक इट विल रिक्वायर माई 5 years ऑफ मेंबरशिप. तो उसके बाद ही हो सकता है. ओके. तो उसके लिए मुझे और 3 साल वेट करना. बट है वो विजन तो है. और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अचीव करनी है इन पर्सनल लाइफ ऑल्सो. पर्सनली. ओके सर, तो अभी हम आपके विजन्स एंड गोल्स पे ही जा रहे हैं. तो उसमें मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके विजन ग्लोबली रिकॉग्नाइज सीएस प्रोफेशन बनना है, इस विजन के पीछे क्या सोच है आपकी? ये मतलब जैसे मैंने बताया कि ग्लोबली भी रिकग्नाइज करना है मतलब जो प्रोफेशन मेरा है. तो मेरा एक सोच था कि मुझे ग्लोबली भी जाना है. ग्लोबली सीएस का वो एक्चुअली मीन क्या है? अभी मैंने यूके का चार्टर्ड सेक्रेटरी, बिकॉज इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी हैज डन लॉट ऑफ MOUs. तो उसमें आप दुबई का भी कर सकते हो, मलेशिया का भी कर सकते हो, यूके का भी कर सकते हो. बट उसमें ऐसा है कि that will give you validation when you go to in some of the big corporates. तो वहाँ पे एक आपका एक वैल्यूएशन हो सकता है. एंड दैट रेम्यूनरेशन वाइज, रिस्पेक्ट वाइज, रेम्यूनरेशन वाइज इट इज गुड फॉर. ओके. तो मैंने जैसे सुना है कि सीए में ACC और उसमें काफ़ी ऐसा होता है कि लाइक कुछ पेपर एग्जाम्पशन होते हैं. ओके. तो जो इंडिया में जो एग्जाम दी है, तो अगर आप UK का दे रहे हो, US का दे रहे हो, तो कुछ पेपर आपको एग्जाम्पशन मिल जाए.
ओके, मतलब ज़्यादा कुछ मतलब पेपर्स करने की जरूरत नहीं, 2 या 3 पेपर ही है। तो इट इज डिफिकल्ट और स्लाइटली इसलिए डिफिकल्ट but direct manageable। मैनेजेबल। ओके, जैसे इंडिया का सीएस है वैसे ही उसमें। तो उसका रिकॉग्नाइज्ड नेम मैं जानना चाहता हूँ, जैसे हाँ, CA में जैसे होता है ACC। जैसे इसका है इसका बोलते हैं क्या बोलते हैं, CSI है ऐसा कुछ नाम है, ICS है ओके, ग्लोबल यूज का ग्लोबली, हाँ। ओके, चार्टर्ड सेक्रेटरी ऑफ हाँ सब चलो। ओके। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आज के टाइम में कॉर्पोरेट गवर्नेंस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस इम्पोर्टेंट क्यों है, उसका रीज़न ये है कि अभी आप अगर देखोगे कॉर्पोरेट में तो काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज है जो मतलब जैसे कि प्रोहिबिशन इंसाइडर ट्रेडिंग होती है, फिर नॉन कंप्लायंसेस होते हैं, लाइक अभी आई थिंक राजेश एक्सपोर्ट्स का आपने नाम सुना होगा। हाँ, उस हिसाब से जो बोलते हैं ना कि कंट्रोल है, हाँ। भी ROC जितने भी गवर्नमेंट होती है कंट्रोल है, बट वो कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए देयर हैज टू बी सम पर्सन हु इज CS। ओके, तो CS एक ऐसा बंदा है जो कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस संभाल सकता है। तो जितने भी डायरेक्टर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, प्रोमोटर्स हैं, उनको कैसे डायरेक्ट करना, कैसे उनको सजेशंस देना कि कमिटीज़ में क्या क्या डिस्कशन जो होता है, डिसीजन कैसे करना है, उस सब में CS इज इम्पॉर्टेंट। और इसीलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम एक CS मेंटेन कर सकता है। वैसे मैंने बोला कि गवर्नमेंट और मैनेजमेंट ये दोनों का जो ब्रिज है, वो ब्रिज को मेंटेन करने के लिए एक CS ही है। CS, क्योंकि CS नोज एवरीथिंग लाइक लीगली, एथिकली, उसको एथिक जो भी करना है एथिकल करना है। और हमारा इंस्टीट्यूट का मोटो है सत्यम पदम धर्मम चरा, लाइक कुछ भी हो जाए, हाँ, ट्रूथ इज ट्रूथ, नथिंग बियॉन्ड द ट्रूथ। तो वो CS का मोटो है। तो इस हिसाब से CS को भी जो भी कंपनी में CS कोई काम कर रहा है कंपनी से, उसको वो सब एथिकली सब देखना पड़ता तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है, क्योंकि काफ़ी ऐसे जैसे आप सुबह कोई न्यूज़पेपर देखोगे तो ऐसा है कि ये कंपनी को ROC ने इतना पेनल्टी लगाया। पेनल्टी क्यों लगाया? बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लायंस में क्या होता है कि समझो कोई ऐसी चीज़ है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई ऑडिट रिपोर्ट है, तो ऑडिट रिपोर्ट में कहीं मैनिपुलेशन मिलता है, तो वो इट इज़ अकाउंटेबल टू एवरीवन। ऑफकोर्स वो डायरेक्टर के ऊपर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट उनके जो इंटरनल टीम है, इंटरनल ऑडिट टीम है, फिर स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं, कंपनी सेक्रेटरी है, वो सबके ऊपर अकाउंटेबल कराते हैं। एंड अल्टीमेटली द वन पर्सन इज आंसरेबल इज CS। तो इसीलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और इवन 2017 में हमारा जो कॉम्प्लेयर था उसमें मोदी जी ने बोला था कि आपका एक डिसीजन कंपनी को ऊपर भी लेके जा सकता है, कभी नीचे भी लेके जा सकता है। सो योर डिसीजन इज द फाइनल डिसीजन। सो दैट्स व्हाई CS इज वेरी क्रूशियल, मोस्ट रिलेवेंट। सिर्फ डिग्री मिलना इट्स नॉट दैट इजी। बट उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी कंटिन्यू कर उसको मेंटेन करना डिग्री को, वो भी एक चैलेंजिंग। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि CS प्रोफेशन में आप कौन सा पॉजिटिव चेंज देखना चाहते हैं? वैसे फिलहाल तो सब पॉजिटिव चेंजेस ही है, बट आई थिंक नाउ इंस्टीट्यूट इज ट्राइंग टू गेट इट टू GST और इनकम टैक्स, तो आई थिंक वो अगर हो जाए तो बेटर हो। उसके अलावा फिर भी आपके तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा कुछ है नहीं, बट एवरीथिंग इज पॉजिटिव एज ऑफ नाउ। ओनली थिंग इज के जो क्या बोलते हैं ट्रेनिंग्स और जो है वो थोड़ा और एफिशिएंटली बढ़ा देंगे तो स्टूडेंट के लिए अच्छा। हाँ, तो वो थोड़ा इफेक्टिवली भी रहेगा। और क्या होता है कि जैसे फ्रेशर है तो फ्रेशर इज लाइक विदाउट गोइंग, मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो फिर वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा इधर उधर होता है। हाँ, तो ऐसी कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को देनी चाहिए जो फ्रेशर को भी मतलब ऐसा लगे कि हाँ चलो ये फॉर्म में भी जा सकता है, कॉर्पोरेट में भी जा सकता है, तो दोनों बेनिफिशियली है, दोनों इक्विवेलेंट ही। तो कोई अगर बोलता है कि यार मेरे को CS बनने के बाद प्रैक्टिस चालू करना है, अगर प्रैक्टिस चालू करना है तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया मेंटेन कर, मतलब आपके पास प्रोविजंस है, आपके पास कोई ऐसा पार्टनर है जो आपके साथ काम करेगा, देन आपको आपका रेशो डिसाइड करना है कितना रेशो होगा, फिर कहाँ से क्लाइंट ढूंढेंगे, बस क्लाइंट ढूंढना भी इतना ईजी नहीं है, तो क्लाइंट कैसे ढूंढेंगे। सो वो प्रैक्टिसिंग में वो सब ठीक है। और उसमें ना ये स्टूडेंट लोग क्या करते हैं कि कंपेरिजन करते हैं। ओके, अरे यार मैं एक समझो एक प्रैक्टिसिंग CS है, उसने स्टार्ट किया प्रैक्टिस करना, उसकी फर्स्ट इनकम हुई 5,000,
और जो एम्प्लॉयमेंट में है उसके फर्स्ट इनकम 50,000, तो बोलते हैं अरे ये तो 50,000 कमा रहा है, नहीं क्या करोगे। बट इसमें क्या है ना प्रैक्टिस में कि अगर समझो आपका फर्स्ट इनकम 5,000 भी आ रहा है एंड इफ यू हैव अ फैमिली फुल सपोर्ट कि हाँ चलो ठीक है आप करोगे, धीरे धीरे इनकम होगा, बढ़ जाएगी, तो उस हिसाब से फिर आज का 5,000 जो है 50,000 में भी हो सकता है, 5 lakhs में भी हो सकता है, इवन वो भी हम करोड़ सोच, बट ग्रेजुअली वो होता है, इमीडिएटली नहीं होता है। इट विल टेक 1 year 2 year पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस, और पेशेंस रखना पड़ेगा, और आपको जो आपके जो क्लाइंट है उसके साथ वो रेपो बिल्डअप करना पड़ेगा। ओके। तो वो जब जैसे जैसे रेपो बिल्डअप होगा तो वैसे क्लाइंट आपको काम देगा। फर्स्ट व्हाट दे आर सीइंग इज ट्रस्ट, दैट विल यू बी एबल टू डू माय वर्क। जैसे अगर किसी को कुछ इनकॉर्पोरेशन को कंप्लीट करना है तो इनकॉर्पोरेशन का समझो हम कुछ चार्ज करते हैं 5 या 10 हज़ार, बट वो क्लाइंट ऐसे दिखता है कि ये 10,000 में वर्थ है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो उस हिसाब से फिर वो क्लाइंट आएगा। और जिसको अगर सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो कॉर्पोरेट तो है ही। हाँ। और कॉर्पोरेट में भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिलती है, जैसे कि मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो कॉम्प्लायंस तो है ही, बट कॉम्प्लायंस के अलावा लीगल है, अकाउंट्स है, फाइनेंस है, टैक्सेशन है, जीएसटी है, काफ़ी सारे जिसको जो एक सीएस कर सकता है। इवन नाउ सीएस इज गोइंग इनटू एचआर एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल, तो उनको वो भी एक स्कोप है, अच्छा स्कोप है। सीएसआर है, हमारा कमीशन है, एक स्पेशलाइजेशन कोर्स भी है सीएस के, तो इट इज़ अ गुड थिंग। ओके। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगले 10 सालों में आप खुद को कहाँ देखते हैं? अगले 10 सालों में एक अच्छी पोजीशन है, मतलब एक तो मेरा जो अभी जो मैंने स्टार्ट किया है वर्कशॉप एंड एवरीथिंग, वो भी एक अच्छे लेवल पे होगा, और सीएस में एक लेवल पे होगा जहाँ पे बोलते ना कि एक क्या बोलते एक बेस बना हुआ है, मतलब एक रेपुटेबल स्टेज। बहुत अच्छा है सर, आप रहो उस जगह पे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सोसाइटी में आप किस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं? इम्पैक्ट ये है कि लाइक इम्पैक्ट मतलब ये है कि मेरा जो अवेयरनेस मैं जो कर रहा हूँ, दैट इज़ वन काइंड ऑफ इम्पैक्ट वन, कि चाहे वो कैरियर अवेयरनेस हो या फिर चाहे वो मेरा जो माइंडसेट वाला जो, सो इट इज़ लाइक आई वांट टू ट्रांसफॉर्म दैट। ओके, मतलब आप एक्सपीरियंस के लिए रोल मॉडल बनना चाहते हैं। आई वांट टू बी अ रोल मॉडल, हाँ, so that if I can inspire, then I can inspire them. हाँ, So जो मैं कर सकता हूँ वो लोग भी कर सकते हैं। और मैं अगर इस लेवल से इतने सेटबैक्स और चैलेंजेस के बाद भी यहाँ पे पहुँच सकता हूँ तो वो तो आराम से डेफिनेटली। अभी हम हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे जा रहे हैं, एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल सेगमेंट। उसमें हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हर सीएस स्टूडेंट को कौन सी 5 स्किल डेवलप करने की जरूरत है? सबसे पहले स्किल्स जो है वो कम्युनिकेशन, बिकॉज कम्युनिकेशन इज डेली बेसिस सीएस के प्रोफेशन, चाहे वो प्रैक्टिस में हो या कॉर्पोरेट। आप प्रैक्टिस में रहोगे तो आपको क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करना है, आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। तो समझो आप कोई एक ऑफिस में जा रहे हो बोलने के लिए पिच करने के, सो फॉर दैट एट द टाइम हाउ यू कम्युनिकेट विद देम, हाउ यू कन्विंस दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कॉर्पोरेट में आपको डायरेक्टर के साथ डेली बेसिस आपको काम करना है, फिर आपको अकाउंट से बात करना है, तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें क्या है कि कन्विंसिंग पावर होना चाहिए, जो जितना कम्युनिकेशन आपका क्लियर और कंसाइज होगा उतना आपके लिए बेटर होगा। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टर ने बोला कि भाई मुझे ये करना है, बट अगर वो सीएस का मतलब कम्युनिकेशन अगर पुअर हुआ तो वो डायरेक्टर की बात उसके माइंड में तो जाएगी, बट वो और क्या करेगा पता नहीं। सो इट इज़ बेटर टू हैव क्लियर कम्युनिकेशन कि भाई एंड इट इज़ टू बी लाइक, मतलब मुझे एक्सपीरियंस हुआ है कि वो अगर वो बोलते हैं तो ऐसा मेरे साथ होता था कि मेरे जो सीनियर थे जहाँ पे मैं आर्टिकल शिफ्ट करा था, तो उनका कैबिन होते था, तो वो मुझे बोलते हैं तो मैं जैसे बाहर आता हूँ मैं भूल जाता हूँ। तो उससे बेटर है कि वो जो बोलते हैं आप नोट कर लो, तो वो पॉइंट्स बना लो, फिर आप बाहर आके उसको एनालाइज करो कि उसने क्या बोला, और दैट विल बी क्लियर। दूसरा ये चीज़ है कि लिसनिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग इज वेरी, क्योंकि अभी आप कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हो, बोर्ड मीटिंग अटेंड कर रहे हो या एजीएम अटेंड कर रहे हो, वहाँ पे उनका बोर्ड का डिसीजन क्या हो रहा है, तो आप उनको ध्यान से सुनोगे तो ही आप नोट्स बना पाओगे। अगर आप नोट्स बनाओगे तो ही आप मिनट्स में रिकॉर्ड कर पाओगे। तो दैट्स व्हाई लिसनिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट। सो कम्युनिकेशन, लिसनिंग, एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इज इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट।
फर्स्ट इम्पोर्टेंट। वेरी मच इम्पोर्टेंट। अभी कंपनीज एक्ट 2013 जो है उसमें काफ़ी ऐसे सेक्शंस हैं जो इंटरप्रेट करना, कभी कोई सीएस कुछ अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, कुछ अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, बट दोनों का मीनिंग सेम ही है। ओके। तो सेक्शंस आपको पता होने चाहिए, रूल्स आपको पता होने चाहिए, बट इट इज़ लाइक डेली लर्निंग, मतलब रोज कुछ ना कुछ नया 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 कुछ आता सीखने रहता को ही है। मिलता है। हाँ, और जितना लर्निंग ज़्यादा होगा उतना अच्छा है आपके लिए। सो वो लर्निंग एबिलिटीज भी आपकी आपके उसमें होनी चाहिए। एंड नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इज एआई, ये क्योंकि एआई कंपनी सेक्रेटरीज के लिए काफ़ी इफेक्टिव मैकेनिज्म है। फिर चाहे वो ड्राफ्टिंग ऑफ नोटिस हो, एजेंडास हो, मिनट्स ड्राफ्ट करना है, तो उसके लिए एआई को जाना भी बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक सीएस इंस्टीट्यूट इज एफर्ट वेस्टेड डूइंग दैट, ताकि स्टूडेंट्स को वो स्किल्स जानने में और ज़्यादा से फिफ्थ पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि अपने आप में कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो बंदा चाहे कितना ही आगे चला जाए, एब्सोल्युटली। वो एक बार तो लाइफ में फेल और होगा। और मैंने काफ़ी ऐसा फेस किया है कि समझो अगर मुझे कोई डायरेक्टर है, उनको मिलना है, तो मैं पहले 10 बार सोचता था जाऊँ कि नहीं जाऊँ। वो कॉन्फिडेंस और अब भी ऐसा हो रहा है चलो डायरेक्टर ही ना, मैं तो सीएस में जा सकता हूँ। हाँ वो भी है। हाँ। एक आपने एक पॉइंट देयर इज अ शिफ्ट ऑफ माइंडसेट। एक आपने एक पॉइंट बोली थी कम्युनिकेशन पे, आपने उसमें बोला कि कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। मैं एज ए टीचर, मैं एक्चुअली स्कूल में पढ़ाता भी हूँ और इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाता हूँ, राइट। तो मैंने कई सारे बच्चों को देखा भी है प्रैक्टिकली कि वो बच्चे को कम्युनिकेशन स्किल तो पता है, बट उसके अंदर ये डर है कि वो बोलेगा कैसे। एब्सोल्यूट वही कम्युनिकेशन स्किल वो करेगा, उसको वो एनवायरनमेंट मिल जाएगा, एनवायरनमेंट। लेकिन वो जब अपने से बड़े लेवल के बच्चों के साथ या टीचर के साथ बात करना जाएगा तब वहाँ पे उसकी कम्युनिकेशन चलेगी। हाँ, मतलब वो वही चीज़- वो डर निकलना जरूरी है। वो वहीं पे वो कॉन्फिडेंस में वो मार खा है। हमारी बात तो वो उनको चीज़- भी, मतलब मेरा मेन मोटो ये है ना कि अगर, क्योंकि ये सब चीज़ मैं फेस कर चुका हूँ, तो अगर मैं उसमें से बाहर निकलता तो हम लोग को भी ऐसा करना चाहिए कि स्टूडेंट्स को जितना हो सके उतना वो सब जो फोबियाज है, जो फियर्स है, उसमें से बाहर निकाले और कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ा दें। एंड उसके लिए आई गेस कोई एक सेमिनार क्रिएट करना पड़ेगा, पब्लिक स्पीकिंग राइट। वैसा कुछ एनवायरनमेंट राइट। तो जहाँ पे इसलिए मैं सीखेंगे। आपने जो मुझे पूछा था कि वर्कशॉप का रीजन क्या है, दैट इज द मेन रीजन ऑफ डूइंग। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फ्रेशर्स सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं फ्रेशर्स जो बीसीएस कंप्लीट कर चुके हैं? हाँ, मतलब वही, मतलब डिसीजन मेकिंग, लाइक हम्म। फॉर्म प्रैक्टिसिंग में जाना है या कॉर्पोरेट में जाना है, तो उनका डिसीजन थोड़ा ऐसे होता है कि अगर उनको प्रैक्टिस करना है आगे जाके, तो दे कैन जॉइन अ फॉर्म। ओके। फॉर्म में जाए, कुछ 1-2 साल ट्रेनिंग करे, समझे, सीखे, फिर जाके खुद अगर उनको लग रहा है कि हाँ मैं भी पार्टनरशिप कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो देन दे कैन डू द प्रैक्टिस। ओके। और अगर उनको कॉर्पोरेट में जाना है तो कॉर्पोरेट में जाके वो लाइक वो सीखेंगे कि मैनेजमेंट कैसा होता है, मैनेजमेंट कैसे डील करता है, दैट बोर्ड मीटिंग कैसी होती है, वो सब वो देखेंगे, तो कॉर्पोरेट में उनको एक आइडिया है। हाँ। सो मतलब जो फर्स्ट इनिशियल फेज होता है दैट इज ऑल अबाउट लर्निंग। अर्निंग पहले नहीं होता है, पहले लर्निंग होता है, बाद में अर्निंग होता है। ओके। सो इनिशियल जो फेज है आर्टिकलशिप का, दैट इज ऑल अबाउट लर्निंग। तो जितना हो सके लर्न करना है और उतना इम्प्लीमेंट करना है कि आगे हमको, अगर ये चीज़ में हम लोग आगे जा सकते हैं तो फिर आगे कंटिन्यू वही करेंगे, फिर बाद में इधर घूम के वापस नहीं आना। नहीं है वो तो तो अगर फॉर्म में जाना है, प्रैक्टिस करनी है, तो आप फॉर्म से ट्रेनिंग लो, दैट इज मोर एडवांटेज। अगर आपको कॉर्पोरेट में कंटिन्यू करना है तो इट इज गुड दैट आफ्टर डूइंग सीएस यू कैन गो टू कॉर्पोरेट एंड डू द ट्रेनिंग ओवर दैट कंटिन्यू एज लॉन्ग, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी कंपनी है जो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उनको ऐसा फुल टाइम सीएस रख देती है। हाँ वो मैंने भी एक्चुअली देखा है वो चीज़। ओके। मेरा सर थर्ड क्वेश्चन ये है कि जॉब मिलने से पहले खुद को कैसे प्रिपेयर करें, आई मीन इंटरव्यू के लिए, तो वो सारे क्राइटेरिया आप बताइए। सबसे पहले तो you have to accept that there may be a possibility of rejections. ओके। मतलब पहले दिमाग में वो फिट करके जाना है कि रिजेक्शन शायद आ सकता है, अगर आ गया तो एक्सेप्ट कर लेना है, मतलब उसमें ही नहीं कहा यार मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे मिलना चाहिए था, वो रिग्रेट नहीं होनी चाहिए। एंड यू हैव टू बी ऑफकोर्स सी एस एक ऐसा रूल है कि जहाँ पे जैसे वो कम्युनिकेशन है, फिर वो इन डेप्थ नॉलेज है, क्योंकि काफ़ी सारे इंटरव्यूअर्स हैं जो पूछते हैं कि भाई इन डेप्थ इंटरनल जाके पूछते हैं कि ये सब्जेक्ट में अगर ये प्रोविजन में ऐसा है तो इसमें क्या हो सकता है, काफ़ी ऐसे टेक्निकल टर्म्स भी होते क्या हैं, कर सकते हैं उसको। वो सब पढ़ के जाओ, कंपनीज के बारे में पढ़ के जाओ, Okay. बिकॉज आप उस कंपनी में जा रहे हो तो उस कंपनी के बारे में आपको कुछ पता तो होना चाहिए।
डेफिनेटली लाइक आपको एग्जाम में जा रहे हो तो पढ़े बिना जाओगे तो क्या होगा? पॉसिबल सो इट इज लाइक दैट। तो अभी समझो कोई आप ऐसे डिजिटल कंपनी में जा रहे हो तो सेबी का क्या रेगुलेशंस है, वो सब पढ़ती है, प्रोविजंस उसके क्या इन है। डेप्थ नॉलेज होना हाँ, चाहिए। सो उस हिसाब से होना चाहिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरव्यू में आपको फर्स्ट टाइम क्रैक करना है तो काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूब पे लेक्चर्स है कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं। और सी मतलब आपका जो सीवी है वो इस तरह से बनाओ कि उनको लगे कि हाँ आपको कुछ है, यू हैव दैट नॉलेज। लगना चाहिए। नॉट दैट अट्रैक्टिव बट नॉलेजेबल। ओके। क्योंकि अट्रैक्टिव तो काफ़ी लोग बना ही लेते हैं, हाँ। बट उसके वजह से भी काफ़ी लोगों को नहीं मिलता। इट इज़ बिकॉज दे आर टेस्टिंग अवर स्किल्स, दे आर टेस्टिंग अवर नॉलेज कि हम लोग कितना एक्सपीरियंस है। अगर कोई फ्रेशर है तो उनके लिए तो ठीक है, बट एक्सपीरियंस है उनके लिए तो इट इज़ लाइक उनको सब बताना पड़ता है। कि जैसे मुझे काफ़ी बार ऐसा फेस हुआ है कि 1-2 राउंड क्लियर होने के बाद भी तीसरे राउंड में नहीं हुआ। ओके। सो ऐसा हुआ है काफ़ी बार, तो वो ठीक है। वो अगर रिजेक्शन नहीं होता तो यहाँ पे नहीं पहुँचता। वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जॉब मिलने से पहले, नहीं वो तो हो गया, सॉरी, कम्युनिकेशन स्किल्स कितने इंपॉर्टेंट है? बहुत जैसे हम लोग ने डिस्कस किया, लाइक कम्युनिकेशन तो इट इज़ नॉट ओनली ओरल कम्युनिकेशन, समटाइम्स रिटन कम्युनिकेशन ऑल्सो। क्योंकि और आपका जो जेस्चर है दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेट विद द पर्सन, आपकी पर्सनैलिटी जो है। आप अगर कोई डायरेक्टर को मिलने जा रहे हो, आप अगर एकदम डरे हुए तो आपको जान जाएगा कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। और आप ऐसे कॉन्फिडेंस होके जा रहे हो, सो दैट इज वन काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। बट ओनली कॉन्फिडेंस, ओनली वन, यस। ओवर कॉन्फिडेंस तो कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। और मतलब क्या है ना कि वो लोग आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है, कि जो आई कांटेक्ट है उनके साथ, वो सब वो सब नोटिस करते हैं। ओके। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि माइंडसेट सक्सेस में कितना रोल प्ले करता है? बहुत बहुत लाइक कभी माइंडसेट इज लाइक कि आपको सक्सेस चाहिए, बट सक्सेस पाने के लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो कभी कभी कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। कई चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है, स्ट्रगल्स फेस करना पड़ता है, फेलियर्स भी आता है, डिसअपॉइंटमेंट्स भी आती है। वो टाइम पे आप अगर आपके पास कुछ अभी फॉर एग्जांपल कुछ डिसअपॉइंटमेंट आई है कि समझो फैमिली में ऐसा कुछ हो गया, तो वो टाइम पे आपका माइंड क्या सोचता है वो इम्पोर्टेंट करता है। आपका माइंड कितना स्ट्रांग है, बराबर है। तो लाइक अभी जैसे विराट कोहली का मैं एग्जाम्पल दूँ तो वो उनके फादर की डेथ हो गई, लेकिन वो कंट्री के लिए खेलने गए बिकॉज कंट्री इज फर्स्ट। सो दैट इज द स्ट्रांग माइंडसेट। हाँ, उनका माइंडसेट एक्चुअली क्लियर था। तो अभी एग्जाम है लेकिन बोलते हैं कि मुझे शादी में जाना है, तो लाइक वो इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, तो इसलिए कभी कभी सीएस पे अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें जो सेक्रीफाइस करनी पड़ती। मिल्खा सिंह ने भी काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस किया होगा उसकी लाइफ में, तो हम लोग तो कुछ नहीं। सो सेक्रीफाइस इज मोर इम्पोर्टेंट। और माइंडसेट कि आपका एक गोल है कि मुझे ये अचीव करना है, कुछ भी हो जाए करना ही होगा। करना ही। सो वो गोल आप वहीं पे लिख दो या फिर उसको बार बार देखो कि ये गोल मुझे चाहिए। जैसे कि मेरी एक बात करता हूँ तो मेरा एक ही पेपर बचा था टैक्स का। ओके। तो मैंने मेरी बुक में जो टैक्स की मॉड्यूल थी उसमें लिख दिया कि मुझे इतना मार्क्स लाना है, और दीवार पे भी लिख दिया कि मुझे इतना मार्क्स लाना है। और रोज सुबह उठ के मैं दिखता, और जब भी पढ़ने देखो सबसे पहले वही दिखता, तो विजन में देखता हूँ कि भाई ये मार्क्स मुझे लाने हैं। जो बोलिए ना मैनिफेस्टेशन। हाँ हाँ। सो मैनिफेस्टेशन इज लाइक दैट ओनली कि आप जो जिस तरह से सोच रहे हो आपको उसमें फीलिंग्स ये करना है, डीपली उसमें जाना है कि भाई, और उस तरह से एक्शन भी ले, और आप उस तरह से एक्शन लोगे तो वही आपको सक्सेस मिलेगी। और सक्सेस अगर नहीं भी मिलती है तो इट्स ओके। अगर आफ्टर एवरी जून देना है तो वो तो ठीक है, आज नहीं हुआ तो कल होगा, लेकिन इतने एक दिन तो हो गए। वो माइंडसेट आपका क्लियर था। हाँ, माइंडसेट क्लियर। मेरा भी नहीं था, मेरा भी स्टार्टिंग में ऐसा ही था कि अरे यार ये नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ, ये नहीं हो रहा है, क्या करूँ। बट देन धीरे धीरे मुझे पता चला कि यार मेरा माइंड को जरा थोड़ा मैं काम करूँ, शांत रखूँ, और एक पेशेंस। हाँ, इसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है। कुछ भी अचीव करने के लिए पेशेंस इज मोर इम्पोर्टेंट। और काफ़ी सारे ऐसे लाइक जैसे मैंने बोला कि आप बुक भी पढ़ सकते हो या कुछ ऐसा देखो, मतलब आप कुछ इंस्पिरेशन देख लो कि हाँ चलो इसमें ऐसा है, तो वो भी आपके माइंड में डालेगा कि हाँ ये कर सकते तो मैं भी कर सकता। काफ़ी ऐसे लोग हैं, मतलब पर्सनैलिटीज़ है जो जैसे कि ओपरा विनफ्रे है,
जेफ बेजोस है, धोनी है, हाँ। उनका भी स्टोरी पढ़ सकते हो। काफ़ी अपने पॉलिटिकल लीडर्स भी है, मोदी जी है, जो उन्होंने काफ़ी ऐसे क्रिटिसिज्म हैंडल किया। हाँ, क्रिटिसिज्म भी बहुत काम करता है इसमें। काफ़ी लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, भाई तो क्या कर रहा है, कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम थोड़ी लगता है। बट राम को भी 14 साल लगेगा, मुझे भी 14 साल लगी सीरीज बनने में, इट्स ओके। हाँ। बट आज मुझे कोई पूछ नहीं लगी मैं कितना टाइम लगा हुआ है, बट मैं सीरियस हूँ। हाँ, डेफिनेटली सो दैट्स व्हाई माइंडसेट इज वेरी गुड। माइंडसेट क्लियर होगा तो इंसान कहीं पे भी अभी आप पहुंच सीए दे रहे हो तो आपको माइंडसेट क्लियर है कि आपको सीए क्लियर करना ही है। नहीं। दैट्स इट, दैट इज माइंडसेट। आपका गोल क्लियर है कि मुझे उधर पहुंचना है। मतलब आपको अर्जुन की तरह आपको सिर्फ मछली दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है, दैट्स इट। वही दिखना चाहिए, आजू बाजू का डिस्ट्रैक्शन होगा तो वो वो तो नहीं दिखेगा। बिल्कुल भी ओके। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपके एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स के लिए कि एक बुक जो हर स्टूडेंट को जरूर पढ़नी चाहिए। वैसे तो काफ़ी सारे बुक है, बट मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो ये है, एक एटीट्यूड इज एवरीथिंग बाय जैक है। ओके। वो काफ़ी इंस्पायरिंग बुक है, क्योंकि लाइफ के हर एक कंसेप्ट में, जैसे कि फाइनेंशियल हो या मेंटल या फिजिकल, कहीं पे भी आप हम लोग को सेटबैक्स मिलता है तो हम लोग तो सीधा ये हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। बट ये बुक ऐसी है जो हम लोग को और बोलते हैं कि ठीक है ये सब इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ, बट इट्स नॉट एन एंड ऑफ लाइफ। आपको उसको जो आप जो सोच रहे हो, सब जो आप नेगेटिव सोच रहे हो, तो उसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो थ्रू योर थॉट्स, बिलीफ एंड एक्शंस। ओके। सो आपको उसको थोड़ा रिवर्स सोचना है, अलग तरीके से सोचना है कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ या कर सकता हूँ। सो वो बुक बहुत अच्छी है, गुड टू रीड वन। और दूसरी एक ये है कि माउंटेनियरिंग बाय ब्रेन, जो ऑथर का नाम भूल गया, हाँ। बट इट्स अ गुड बुक। वहाँ पे ऐसा लिखा है कि जो भी माउंटेन्स है, जो जैसे कि नेगेटिव माउंटेन्स है, जैसे कि कुछ सेल्फ डाउट्स है या बिलीफ कम होगी, या जैसे कि बोले ये यहाँ पे माउंटेन है बट हमको यहाँ पहुँचना है, बट ये माउंटेन हम लोग नहीं बनाया हुआ है, क्योंकि हमको वही तोड़ना पड़ेगा। सेल्फ डाउट्स है कि कुछ लिमिटेशंस है हमारे, हाँ। तो हम लोग नहीं बना के रखे हुए, तो वो तोड़ेंगे तब यहाँ पे पहुँच पाएंगे। तो ब्रीच क्रिएट। हाँ, लाइक सेल्फ सपोर्टेड जिसको बोलते हैं ना, वो ब्रिज को हमको ही तोड़ना पड़ेगा, तब जाके हम लोग वहाँ पे पहुँचना है जहाँ पे हमको पहुँचना है एक्चुअली। सो ये तो बुक बहुत अच्छी है। ओके। अभी आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड है। मैं बहुत ही फास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपको, उसका तुरंत जो भी माइंड में क्लिक होता है आपको वो बता दें। सो टी और कॉफी, कॉफी, अर्ली बर्ड और नाइट आउट, हॉलीवुड, बुक्स और पॉडकास्ट, बुक्स, कंप्लायंस और कॉर्पोरेट वर्क, बोथ, ऑफिस और वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम। वन वर्ड आप कोई सजेस्ट करें, वन वर्ड जो आप मैसेज भी दे सकते हो। नेवर बी। ओके। रोल मॉडल। एलन मस्क। ओके। बिगेस्ट फियर। बिगेस्ट फियर, लूजिंग ऑफ माय ओन पर्सन्स। आपका फेवरेट कोट। नेवर। ओके। लीडरशिप और मैनेजमेंट, लीडरशिप, सूरत और मुंबई। बोथ। इफ नॉट सीएस दैट। नॉट सीरियस देन पोएट। यस, वो तो हमने अभी देखा। वन गुड हैबिट। वन गुड हैबिट, रनिंग। ओके। आपका मॉर्निंग का रूटीन। मॉर्निंग का रूटीन तो वैसे अभी फिलहाल तो सब थोड़ा ये हाँ। इधर उधर हो गया है, बट रनिंग इज अ ग्रेट वन थिंग। ओके। एंड मेडिटेशन। अभी हम आपके साथ 1 मिनट चैलेंज वाला राउंड खेलते हैं, जिसमें आपको बताना है कि आप कौन सा चूज कर सकते हैं। मनी और रिस्पेक्ट, सक्सेस और हैप्पीनेस, हैप्पीनेस फर्स्ट। ओके, फेम और पीस, पीस, रूल्स और क्रिएटिविटी, क्रिएटिव, टीम वर्क और सोलो, टीमवर्क, बुक्स और एक्सपीरियंस, बोथ, रिस्क और सेफ्टी, रिस्क, प्लानिंग और एक्शन, एक्शन, मेंटल और फ्रेंड, मेंटल, पैशन और प्रोफेशन। ओके, तो हमने पता कर लिया आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें। ओके, नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंस। ओके, सक्सेस मेरे लिए सक्सेसफुल, कंप्लीट करना है। जर्नी, ओके, मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। माय फेलियर्स, ओके, मैं कभी घर से बिना ग्रेटिट्यूड, नहीं निकलता। ओके, स्टूडेंट्स को हमेशा टेस्ट करना चाहिए, फोकस, फोकस करना चाहिए। लीडरशिप का मतलब विजनरी एंड इंस्पायरिंग, हर एंटरप्रेन्योर को डैश करना चाहिए। एथिकली बिजनेस का। ओके,
मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब मैं कुछ ना कर पाऊँ और वो कर दूँ तब मुझे ज़्यादा खुशी होती है। ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दी। ओके, अभी हम क्लोजिंग सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आज के यूथ के लिए आपका एक मैसेज। यूथ के हिसाब से मुझे एक अपने जो विवेकानंद है उनका मैसेज याद आ रहा है कि उन्होंने बोला था कि द फ्यूचर ऑफ द कंट्री इज डिपेंडिंग अपॉन द यूथ एंड टुडे वी सी वेयर द यूथ इज गोइंग ओके। ड्यू टू दिस सोशल मीडिया। सो आई हैव ओनली वन मैसेज कि आप जो यूथ है कंट्री के वही कंट्री को आगे बढ़ा सकते हैं इन अ वे ऑफ इनोवेशन, आइडियाज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनना है, तो उन्होंने भी एक मैसेज दिया था कि इनोवेशन और जितने हो सके, जितने आइडियाज लाके आप ला सको तो उतना लाओ, और कुछ भी हो सके तो सोसाइटी को उतना कंट्रीब्यूट करो जैसे हम करते हैं। तो यूथ को उस हिसाब से जाना चाहिए कि बिकॉज इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको अगर स्टेबल लाना है तो कंट्री का यूथ ही है जो उसको ला सकता है। ओके। But for that, they have to do many things which is very much required. Instead of apart from basing staying based on social media or making a reels, they can do some productive things as well. So that's my message. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ का एक लेसन जो हर किसी को याद रखना चाहिए। कभी हार नहीं मानी। अच्छा मैसेज। फेलियर। एक और क्वेश्चन, लोग आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? कैसे कनेक्ट मतलब आपका कांटेक्ट नंबर मतलब आपको एज अ रोल मॉडल आपको कैसे आपको कांटेक्ट करें फ्रॉम सोशल मीडिया? सोशल मीडिया है, Social यूट्यूब है, लिंक्डइन। ओके, आप सबके लिए अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ ट्रूली इंस्पायरिंग। Thank you so much. Thank you for inviting me. नेक्स्ट टाइम हम आपको इनवाइट करेंगे जब आप एक बहुत और अच्छे लेवल Sure, 100%. एंड मैं चाहता हूँ आप अपने पूरे पेरेंट्स के साथ आए, अपनी फैमिली के As साथ। अच्छा लगा। Definitely. यस सर, थैंक यू। Thanks a lot. Thanks.